हेलो स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है वो क्या है? विनिमय सादा लेख पत्रों के पक्षकार, पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टी होंगी। जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में 3 पार्टीज होती हैं। तो अलग अलग नाम्स देखो दिए हुए हैं। सबसे पहले है हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट क्या क्या होती है इसमें? एक होता है लेखक, मेकर या ड्रॉवर, जिसको हम बोलेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, प्रॉमिसरी नोट को लिखता है जिससे वह किसी दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित रकम, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ये बात जरूर याद रखनी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अमाउंट फिक्स होगा। निश्चित रकम का भुगतान करने की क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है, एक प्रॉमिस करता है। तो जो प्रॉमिस कर रहा है, जो एक ऐसा पत्र लिख रहा है, वो कौन है? ड्रॉवर है, लेखक है, जिसको हम बोलेंगे। इसके बाद है पे, वह व्यक्ति जो प्रतिज्ञा पत्र पे जो अमाउंट लिखा हुआ है उसका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पे ही बोलेंगे। इसके बाद है होल्डर। ये पॉइंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो लीगल ओनर होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, जो वैधानिक रूप से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने पास रखने का, और भुगतान की जब डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट जिसको हम बोलते हैं, उस पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब ये व्यक्ति कौन हुआ? पे ही हुआ। मतलब जिसको पेमेंट मिलेगी वह व्यक्ति, पेमेंट किसको मिलेगी? यहाँ पे होल्डर को मिल रही है। तो ये क्या है? ओरिजिनल पे ही है। अगर ये किसी को आगे अपना अधिकार क्या कर देता है, एंडोर्स कर देता है कि उसको किसी की पेमेंट करनी थी, उसने प्रॉमिसरी नोट किसी और को दे दिया, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा फिर? अगर उसने उसको एंडोर्स कर दिया प्रतिज्ञा पत्र को, तो जिस व्यक्ति को ये एंडोर्स करेगा उसको बोलेंगे एंडोर्सी। वही क्या लेगा फिर? उसकी पेमेंट लेगा। और जो ये होल्डर है या जो पेई है, अभी एक व्यक्ति, अगर वो उसको एंडोर्स कर देता है तो एंडोर्सर बोला जाएगा। और जिस भी व्यक्ति को आगे फर्दर ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया जाएगा, वो व्यक्ति क्या बन जाएगा फिर? उसका वो पेई बन जाएगा जो भुगतान प्राप्त करेगा। इसके बाद है, वैसे तो 2 ही व्यक्ति है, मतलब एक लिखने वाला और एक पाने वाला, लेकिन बीच में जो व्यक्ति आते जाएंगे, जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र होता जाएगा मैच्योरिटी पीरियड से पहले, तो वो क्या बनेंगे? अगर उसके अंदर स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ तो वो होल्डर बनेंगे। अगर स्पेसिफिक नाम नहीं है, मतलब कि जैसे किसी ऑर्डर पे हमने कि जिसको भी हम ऑर्डर करें उसको पेमेंट कर दी जाए, बेरियर का नाम होता है, तो वहाँ को अगर हम ऐसा एंडोर्स कर देते हैं, तो जिस व्यक्ति के पास ऐसा पेमेंट लेने का राइट होगा वो व्यक्ति बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये पॉइंट्स है जो ये नेक्स्ट आगे आएंगे कि होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन व्यक्ति होते हैं। एक बार हम ये पढ़ लेते हैं कि पार्टीज कौन कौन है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की। देखो नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज की। अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक ड्रॉवर, वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र को क्या करता है? ड्रॉ करता है। ड्रॉई वह व्यक्ति जो इसको ड्रॉई होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ से चीज़ अपोजिट होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस व्यक्ति को पैसे लेने होते हैं ना, वो व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के क्या करवाता है? एक्सेप्ट करवाता है जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं। तो विनिमय पत्र को जो स्वीकार करेगा, स्वीकार कौन करेगा? जो देनदार है, जिसको पैसे देने हैं वो उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। लेनदार कौन होगा? जिसने ऐसी रकम की, जिसको ऐसी रकम का भुगतान किया जाएगा, या फिर अगर वो किसी को आदेश देगा उस व्यक्ति को भुगतान करना है। तो ड्रॉवर कौन होता है? जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लिखता है। और यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन व्यक्ति लिखता है? जिस व्यक्ति को पैसे लेने होते हैं। इसके बाद है होल्डर। होल्डर वह व्यक्ति होगा जो विनिमय पत्र का क्या होगा? अधिकारी होगा। मूल अदाता या कोई अन्य व्यक्ति होता है तो जिसको उसको वो क्या कर दिया होगा? एंडोर्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट कर दिया होगा। एंडोर्सर, जो व्यक्ति एंडोर्स करेगा, बेचान करेगा, आगे फर्दर ट्रांसफ़र करेगा, उसको एंडोर्सर बोलेंगे। जिसके पक्ष में किया जाएगा, जिसके नाम से किया जाएगा, वो क्या बन जाएगा? एंडोर्सी। अच्छा, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो क्या है कि ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ओनर। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है कि कभी किसी व्यक्ति को ज़रूरत है पैसे की, उस टाइम पे क्या बन जाना? ड्रॉई बन जाना। ड्रॉई व्यक्ति कौन होता है यहाँ पे? जो क्या करता है?
ऐसे पत्थर को स्वीकार करता है। मैंने एक पॉइंट करवाया था अकोमोडेशन बिल, अगर आप लोगों को याद हो, उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और उसको किसी की पेमेंट करनी है। अब वो किसी से क्या लेने जाता है, पैसे लेने जाता है। तो जैसे सपोज है कि ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को किसके पैसे देने थे, सी के देने थे, लेकिन वो पैसे लेने के लिए गया बी के पास कि मेरे को पैसे दे दो, मेरे को सी की पेमेंट करनी है। तो उसने क्या कहा, बी ने कि 8% मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा नाम बहुत चलता है मार्केट में, तुम ऐसे करो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं उस पर साइन कर दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज आप क्या कर देना, सी को फॉरवर्ड कर देना। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। एक्सेप्ट फॉर ओनर, ओनर के लिए क्या होता है कि कई बार प्रतिष्ठा की बात होती है पैसे के लिए, तो उस टाइम पे अगर कोई स्वीकार किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ओनर्स। इसके बाद है पार्टीज टू ए चेक। चेक में क्या क्या पार्टी रहेंगे, ड्रॉ रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो चेक लिखता है, ड्रॉ यहाँ पे सदैव बैंक होगा जिस पर चेक लिखा जाता है, क्योंकि पेमेंट यहाँ पे कौन करता है, हमेशा बैंक करता है। पे जिस व्यक्ति को पैसा मिलेगा, होल्डर वह व्यक्ति जिसका चेक पर कब्जा है, एंडोर्स वह व्यक्ति जिसको चेक का बेचान करता है, मतलब उसका एंडोर्स करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है। एंडोर्सी जिसके पक्ष में ऐसा जो वो है किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो बेचान है वो किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोर्सी बोलेंगे, ट्रांसफ़र जो किया जाता है। इसके बाद जो 3 पॉइंट्स है इस चैप्टर में है पढ़ने हैं हमें, वो क्या है, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है होल्डर, एक होल्डर फॉर वैल्यू, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो सबसे पहले देखो होल्डर कौन है, ऐसा व्यक्ति विनिमय साधक जो लेखपत्र नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उसका कौन धारक, होल्डर वह व्यक्ति होता है जो क्या होता है, लीगल ओनर होता है इंस्ट्रूमेंट का, वैधानिक रूप से उसे अपने पास रखने के लिए, और जो मैच्योरिटी पीरियड आएगा उस टाइम पे भुगतान पाने का वो अधिकार रखता है, उसके पास अधिकार भी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास राइट नहीं है मैच्योरिटी पे पेमेंट लेने का, तो उस व्यक्ति को हम होल्डर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास पेमेंट लेने का राइट नहीं है। तो होल्डर कौन व्यक्ति होगा, जिसके नाम से भी हो सकता है लिखा हुआ हो, जिसके ऑर्डर भी दिया हुआ हो कि इस व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी, तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो लीगल ओनर है। और लीगल ओनर कब होता है कि उसने कंसिडरेशन के बदले में गुड फेथ में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लिया है, और वो भी भुगतान पाने का उसके पास क्या होगा, अधिकार होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि धारी होने के लिए 2 अधिकारों का होना आवश्यक है। एक तो विलेख अपने नाम से रखने का अधिकार होना चाहिए, कोई एजेंट जिसके पास नियोक्ता का कोई विलेख सुरक्षित रखने के लिए है, तो उसको अपने नाम से रखने का अगर अधिकार नहीं है। और सेकंड है, उसे अपने नाम से रुपया प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे एक चोर है या किसी खोए हुए विलेख को, कोई इंस्ट्रूमेंट है गुम हो गया, और उसको पाने वाला व्यक्ति, उसको क्या हम होल्डर मान सकते हैं? अगर उसके पास ये दोनों राइट नहीं होंगे तो हम उसको कैसे होल्डर मान सकते हैं? उसके पास पेमेंट लेने का राइट ना, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के नाम पे ये चीज़ लिखी हुई है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है चेक पे, चेक को क्रॉस किया हुआ है, लेकिन वो चेक गुम हो जाता है और किसी और व्यक्ति को मिल जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या हम होल्डर मानेंगे? उसको होल्डर किस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास राइट ही नहीं होगा ऐसे चेक की पेमेंट लेने का। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट लेने का अगर राइट नहीं है तो हम उस व्यक्ति को होल्डर नहीं मान सकते। इसके बाद है होल्डर फॉर वैल्यू, सिर्फ वैल्यू के लिए होल्डर है, कि पैसा सिर्फ पेमेंट लेने के लिए, यहाँ पे जिस व्यक्ति के पास सिर्फ राइट है कि उसको वो क्या मिलेगा, इसके बदले में पैसा मिलेगा इंस्ट्रूमेंट के बदले में, वो व्यक्ति माना जाएगा होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू में एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ए व्यक्ति है, ए उसकी ऋणी से 5,000 रुपये का चेक प्राप्त होता है ए को उसकी ऋणी से, मतलब उसको किसी से पैसे लेने थे। ए ने तो बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन दिया होगा, और उस कंसिडरेशन के बदले में उसको क्या मिलता है, 5,000 रुपये का चेक मिलता है। लेकिन वो चेक क्या कर देता है, धर्मशाला है उसमें दान स्वरूप दे देता है। तो जो धर्मशाला का ट्रस्टीज है, धर्मशाला के ट्रस्टीज को क्या बदले में कोई कंसिडरेशन के बदले में थोड़ी ना मिला है, उसको दान के रूप में मिला है। तो सिर्फ जो धर्मशाला का ट्रस्टी है वो क्या माना जाएगा, होल्डर फॉर वैल्यू, क्योंकि उसको किसी कंसिडरेशन के बदले में ऐसा ही पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो ओनली क्या है, होल्डर है सिर्फ वैल्यू के लिए। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन व्यक्ति होता है, जो 4 कंडीशन पूरी कर दे। क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट एक तो वो होल्डर है ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उस टाइम पे, और उसको फॉर कंसिडरेशन,
किसी प्रतिफल के रूप में ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिला है। इसके बाद है बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी पीरियड से पहले उसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिलता है और गुड फेथ में मिलता है, मतलब कि गुड फेथ में उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसको कुछ नहीं पता कि सामने वाले ने चोरी किया हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं है कि चोरी किया हुआ या उसने कपटपूर्ण से ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लेके मेरे को दिया है। गुड फेथ में बिफोर मैच्योरिटी फॉर कंसिडरेशन, और वो व्यक्ति क्या है, होल्डर है। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी होती हैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको बोलेंगे। देखो डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 9 में। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration became the possessor of a promissory note, bill of exchange या check if payable to a bearer or to a pay या endorsee thereof, द जो अमाउंट है जो उसके अंदर मेंशन किया हुआ है ये बिकेम पेबल हो जाएगा विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, मतलब कोई सफिशिएंट कारण नहीं है बिलीव करने का कि इसमें कोई डिफेक्ट था, उसके पास कोई कारण ही नहीं है, वो तो गुड फेथ में कंसिडरेशन के बदले में होल्डर बन गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स कि कंसिडरेशन के लिए पोसेसर है वो धारी है उसका, कोई प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है,